सो हेलो मेरे क्लास 12th के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर के जो भी हम लोग सीरीज कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ और बातें हम लोग को छूट गया था उसको आज कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिव्यू ऑफ C++। ठीक है, तो ये चैप्टर जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर से बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो ना तो आप पूरा का पूरा वीडियो सीरीज को फॉलो करना, चाहे वो पीछे का वीडियो हो या फिर आगे वाले जितने भी वीडियो आएंगे सभी को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत दूर तक, ठीक है, तो पीछे की बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया था और क्वेश्चन के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है और ऐड करी गई है कॉलिंग फंक्शन से। फंक्शन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, ठीक है जी। फंक्शन क्या होता है इसको रिकॉल कर लेना, मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि टाइम आपका बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। कॉलिंग फंक्शन की बात करते हैं। देखो, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, दो तरीके के फंक्शन होते हैं बेसिकली कॉलिंग में। कॉलिंग फंक्शन दो तरीके के होते हैं जिसमें क्या होता है, एक कॉल बाय वैल्यू होता है और एक कॉल बाय रेफरेंस होता है। अब दोनों में मतलब समझना क्या होता है इसका मतलब। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले पेन को, चलो तो बताता हूँ। अरे सही हो जा, हाँ जी। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू फंक्शन है, ये क्या कहता है, बेसिकली एक मेथड होता है। इसमें जो भी काम किए जाएंगे ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम किया जाएगा और जो ओरिजिनल वैल्यू होगा आफ्टर प्रोग्रामिंग ये उसी वैल्यू को क्या कर लेगा, कॉपी कर ले जाएगा और फिर बाकी चीज़ों को आगे सेंड करेगा। इसका यही मतलब है कि काम जो भी होगा ये ओरिजिनल वैल्यू पे होगा। किस पे होगा? ओरिजिनल वैल्यू पे होगा। इसी चीज़ को ये क्या करेगा, कॉपी करेगा और फिर इसको सेंड कर देगा। समझ में आई बात? बस इतना ही करेगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। तो इसका सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखना ध्यान से, बताऊंगा उसको सुनना ध्यान से। ठीक है, तो ये कहता है कि इन दिस कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज देन सेंड। ये कहता है ये भी काम करेगा ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है, ये भी काम करेगा किस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा, लेकिन ये इसमें चेंज करेगा, काम करेगा उस पर और इसमें कुछ चेंज करेगा और फिर चीज़ों को सेंड करेगा आगे। ठीक है, अब सर डिफिनेशन से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ एग्जांपल देते तो और भी समझ में आता। ठीक है, दे रहा हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो कि जो कॉल बाय रेफरेंस होता है ना, ये काम करने के लिए एक सिंबल यूज करता है दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस समझते हो ना, जिसे हम लोग इस तरीके से जनरली लिखते हैं एंड, एस वाला एंड। आपको समझ में आता है बात? बिल्कुल, तो इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। तो जब भी ये काम करेगा तो इसको इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी सी बात थी थ्योरी, चलो अब एक प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल करके और कैसे ये काम कर रहा है इसको भी समझ जाएंगे बाय क्वेश्चन। ठीक है जी, तो देखो यहाँ एग्जाम्पल में एक प्रोग्रामिंग दिया गया है जिसमें ये दो चीज़ें आपको बोला था मैंने कि ऊपर से दो चीज़ें याद रखोगे हमेशा। अलग अलग हेडर फाइल होते हैं लेकिन आप ये दो याद रखोगे तो बाकी क्वेश्चन को आराम से बना ले जाओगे, क्योंकि अलग अलग पे आपका ध्यान जाएगा नहीं। कोई दो याद रख लो जो आप आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, वॉइड और यहाँ पे सिंटेक्स है। ठीक है जी, और उसी सिंटेक्स का यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि वॉइड के बाद जनरली जो आता है क्या आता है, ये आता है मेन। मेन एक कंपलसरी फंक्शन होता है C++ के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, मून। अब ये मून इसलिए लिखा गया है बिकॉज दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है जी, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो यूजर अपने तरीके से डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे मून है, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिख दे, मून के जगह यहाँ पे स्टार लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसका नाम क्या है, मून। और इसमें दो डेटा टाइप लिए गए हैं, दो वेरिएबल लिए गए हैं, एक इंट ए और एक क्या है, इंट एड्रेस ऑपरेटर बी। तो यहाँ देखो जो इंट ए है इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाई वैल्यू कहेंगे। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाई वैल्यू कहेंगे जनरली। और ये जो इंट के साथ जो एड्रेस ऑपरेटर है फिर वेरिएबल है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये तुम्हें दिखा रहा है कॉल बाय रेफरेंस। क्या दिखा रहा है, कॉल बाय रेफरेंस दिखा रहा है। इतनी बातों को ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके से प्रोग्राम में इसको समझ सकते हो। फिर आगे देखो क्या है, अपने पास ओपन ब्रेसेस का सिंबल यूज किया गया है और ए में कुछ वैल्यू है, ए इज इक्वल टू A+3। ठीक, बी में है बी इज इक्वल टू B+3। अब इसका मतलब क्या होता है आगे समझाऊंगा। ठीक, अब सिंटेक्स है, फंक्शन के कुछ सिंटेक्स है जो यहाँ यूज हुआ है, अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आगे समझा रहा हूँ। अब देखो मेन जो हम लोग के पास जो प्रोग्रामिंग होता है ना, उसका एग्जीक्यूशन यहाँ से हो रहा है। आपको पता है कि हर एक प्रोग्राम में, चाहे हम C++ का किसी भी प्रोग्राम को करें, वहाँ पे क्या होता है, मेन फंक्शन कंपलसरी होता है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखो वर्ड मेन है ना,
तो यहीं से रियल जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। आगे जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड था किसके ऊपर, ये डिपेंड था तुम्हारे सिंटेक्स के ऊपर। तो सिंटेक्स वाला सिनेरियो मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया है, ठीक है। तो अब आगे क्या काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये यहाँ क्या कह रहा था, कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू में कह रहा था कि काम जो भी करेगा ओरिजिनल वैल्यू पे करेगा। कौन कह रहा था? कॉल बाई वैल्यू। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आउटपुट जो निकल के आएगा ये सारा चीज़ प्रोग्रामिंग किया हुआ है, स्टेटमेंट दिखाए गए हैं, इधर हम बात नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ देखो जी, यहाँ पे इसको अगर हम मान ले ए और इसको मान ले बी, ये दोनों क्या है? आउटपुट हैं ए और बी के, ठीक। तो देखो ए वाला में क्या है? इंट ए, सिंपली यही लिखा हुआ, मतलब ये क्या है? कॉल बाय वैल्यू, ठीक। तो इसमें जो भी चीज़ें दिखेगी ये ओरिजिनल दिखेगा। जैसे मान लो ए बराबर क्या दिया है यहाँ 5, तो ये 5 दिख जाएगा दोनों केसेस में, ठीक है। 2 बार यहाँ पे क्या किया गया है? सी आउट किया गया है। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। अब 2 बार चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करी गई है, तो देखो 2 बार यहाँ पे 5 दिख रहा है, और दोनों बार जो दिखेगा ना ये ओरिजिनल वैल्यू दिखेगा। अब ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है भैया? जो तुम्हें दिया गया है, ओरिजिनल क्या दिया है? 5, तो दोनों बार 5 दिख रहा है। लेकिन बी में देखो, बी में अलग अलग चीज़ें दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। ओरिजिनल में क्या है? एक बार 10 दिखाया, 10 इसलिए दिखाया आउटपुट में क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये क्या कहता है कि ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम करता है। लेकिन बाद में ये चेंज करके तुम्हें दिखाएगा वैल्यू। तो देखो यहाँ पे बाद में जब चेंज किया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 15, क्योंकि क्या लिखा हुआ था? b + 10, तो b a + 10 था ना। देखो यहाँ पे क्या था? a + 10, सॉरी b + 5 है, तो देखो b का वैल्यू कितना हो जाएगी? b + 5 है तो b की वैल्यू 10 दी गई है और 5, तो ओरिजिनल वैल्यू पे काम किया और जो चीज़ें था उसको जोड़ दिया और फिर हमें सेंड किया और आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। तो 10 + 5 कितनी हो गई? 15। तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिल रही है? 15। ये किसका दिखा रहा है रिजल्ट? ये दिखा रहा है कॉल बाय रेफरेंस का, जबकि ये जो 5 तुम्हें दिखाई दे रहा है ये किसका दिखा रहा है? कॉल बाय वैल्यू का। अब कुछ बच्चे होंगे जिसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी पढ़ाई करी नहीं कंप्यूटर साइंस की, आज पढ़ने आ रहे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आप 1-2 बार वीडियो को और देखना और पीछे के जितने भी सीरीज मैंने दिया है सारे सीरीज को अच्छे से फॉलो करना, सभी चीज़ें स्मूथली समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब प्रोग्रामिंग है, एक बार में तो समझ में आएगा नहीं। कई बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सी आउट क्या होता है, ये जो कोड्स लगाए गए हैं इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इंडल इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत लोग इस तरीके से चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक चैप्टर होता है क्लास 11 के अंदर, उस चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद C++। वहाँ पे हर वो बेसिक चीज़ जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं, ठीक है। आप भी जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो किसी न किसी का वीडियो देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई होगी। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, नीचे मैसेज कर देना, मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये रही कौन सी फंक्शन? कॉलिंग फंक्शन, और उसके 2 टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं जिस तरीके से, उसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया और आपको समझा दिया। अब देखो इसमें रिटन क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकते हैं, टॉपिक वैसे दूसरा होगा। अब टॉपिक आता है वेरिएबल से, और 2 तरह की वेरिएबल हम लोग को बेसिकली पढ़नी है, और वो वेरिएबल को मैं अलग से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है PYQ में, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको समझा दिया हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। दोनों को साथ में, यहाँ पे तुम्हारे थ्योरी भी कंप्लीट हो गई साथ में और क्वेश्चन भी बन गया साथ में, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे देखो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिसे फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता हो, ठीक है। अगर इंग्लिश में सुनना चाहोगे तो क्या बोलता है? दोज वेरिएबल्स विच आर क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो ये जो वेरिएबल होता है ना, इसे कई बार फंक्शन के अंदर काम करवा दिया जाता है। मतलब ये जो वेरिएबल होता है ये फंक्शन के अंदर भी काम करेगा और फंक्शन के बाहर भी काम करेगा, लेकिन याद रखना ये क्रिएट कहाँ किया जाएगा? आउटसाइड द फंक्शन किया जाएगा। तो इतनी बातें ध्यान में रखना, ठीक। अब इसकी एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, ये जब भी काम करेगा तो ये काम करने के लिए एक सिंबल यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड स्कोप रेजुलेशन, ठीक है। अब स्कोप रेजुलेशन का सिंबल तुम्हें पता है? नहीं पता है तो हिंदी में कहते हैं समानुपाती, ठीक है। मतलब समानुपात, जिसमें क्या होता है 2 बार कोलन को सिंबल लगाया जाता है इस तरीके से। समानुपाती बोल दिया था मैंने, वो अलग चीज़ें होती हैं, प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं इंग्लिश में, प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन उसको बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं समानुपात, है ना। अनुपात होता है या समानुपात, या भुला गए, ठीक है, तुम लोग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या कहता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर,
समझ में आई बात? दोज वेरिएबल विच आर क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। ठीक, अब ये जो है ये हमेशा काम करेगा फंक्शन के अंदर, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में क्या था, ये फंक्शन के अंदर भी काम करता था और फंक्शन के बाहर भी, बट लोकल वेरिएबल ऑलवेज विल वर्क इनसाइड द फंक्शन। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब इसमें किसी भी तरह की ऑपरेटर यूज नहीं करी जाती हैं। जैसे वहां पे क्या यूज किया जा रहा था, स्कोप रेजुलेशन का सिंबल यूज किया जा रहा था, ऑपरेटर यूज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात इतनी बात समझ में आई थ्योरी की? अगर आ गई तो चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने कुछ चीजें लिखा है, एक प्रोग्राम लिख के आपको दिखाया है, जिसमें क्या है, दो हेडर फाइल सेम है। ये हर प्रोग्राम में रहेगा सेम। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो रट लो ये दोनों। ठीक, अभी रटने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं कभी रटवाता नहीं हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, फंक्शन क्रिएट हो रहा है। और इस फंक्शन के बाहर देखो क्या लिखा गया है, एक वेरिएबल लिखा गया है, दैट इज इंट ए इक्वल टू 30। और जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल लिखे जाते हो तो उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि ये फंक्शन के बाहर क्रिएट किया गया, मतलब ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ताकि तुम अच्छे से पहचान सको। ठीक, इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या है, देखो आगे और भी चीजें क्रिएट करी गई होंगी, और भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए गए होंगे। तो जो फंक्शन के अंदर अब जो भी वेरिएबल क्रिएट किए गए होंगे, उन सारे वेरिएबल को क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन की बात करी जा रही है। ये क्या है, मेन फंक्शन। तो इस फंक्शन के पहले जो चीजें क्रिएट करी जा रही हो, जो वेरिएबल क्रिएट किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है ग्लोबल वेरिएबल। और इस मेन फंक्शन के बाद जो चीजें क्रिएट करी जा रही है, उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है लोकल वेरिएबल। चलो जी, इतनी बात समझ में आई होगी, इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ क्या दिया है, प्रोग्रामिंग जो दिया है, इसमें कुछ वेरिएबल है, उसके कुछ वैल्यू है। अब इसे क्या करना है, तुम्हें डिस्प्ले करना है। कैसे डिस्प्ले करोगे, पहले तीन चीजें दी हैं, देखो ध्यान से। एक तुम्हारे पास दिया है इंट ए इक्वल टू 30, इतनी बात दी है। एक तुम्हारे पास देखो, अगर फंक्शन के अंदर की बात करें तो इसके अंदर जो वेरिएबल दिया है, क्या दिया है, इंट ए इज इक्वल टू 15। ठीक, वेरिएबल हमेशा सेम रहेगा, याद रखना, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है। ठीक, और आगे जो तुम्हारे पास है, इसके सम में चीजें दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू ए प्लस स्कोप रेजुलेशन ए। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई। तो देखो भैया, स्कोप रेजुलेशन ये क्या दिखाता है कि ये बात कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो यहाँ देखो, अगर मैं सम की बात करूं, ठीक, पहले एक वेरिएबल इंट की बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। और अगर हम एक और चीजें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो तुम्हें दिया हुआ है ए प्लस स्कोप रेजुलेशन ए। तो ए तुम्हारी वैल्यू कितनी दी है, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है 30। ठीक, और अंदर का जो वेरिएबल है, मतलब बाहर का जो वेरिएबल है वो दिया हुआ है तुम्हें 30, और अंदर का जो वेरिएबल है वो कितना दिया हुआ है, 15। 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चा, 45 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दो चीजें देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास सी आउट, यानी तुम्हें डिस्प्ले क्या करना है, इस पे आ जाओ। तो तुम्हें डिस्प्ले करना है सबसे पहली बात ए, क्या डिस्प्ले करना है, ए करना है। ठीक, यहाँ पे ए है, ये थोड़ी सी छूट गई है चीजें, ये इस तरीके से एक्चुअली सी आउट। ठीक है, इस तरीके से चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। समझ में आई? इस तरीके से यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूँ। इस तरीके से है। ठीक, तो तुम्हें क्या डिस्प्ले करना है, पहले तो तुम्हें क्या डिस्प्ले करना है, ए का वैल्यू। तो देखो ए का वैल्यू, अब जनरली यहाँ पे देखो किसी भी तरह का कोई भी सिंबल नहीं है, स्कोप रेजुलेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इनसाइड दी फंक्शन की बात कर रहा है। तो इनसाइड दी फंक्शन में ए की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, अब यहाँ देखो स्कोप रेजुलेशन की बात किया है, तो स्कोप रेजुलेशन मतलब ग्लोबल वेरिएबल की बात करी जा रही है। और ग्लोबल वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर क्रिएट किया गया हो। तो जो फंक्शन के बाहर क्रिएट किया गया था उसका वैल्यू कितना था, देखो उसका वैल्यू था 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। अब भैया कोमा क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे कोमा लगा है, सी आउट में जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसमें क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है। ठीक, यहाँ भी आगे देखोगे तो यहाँ भी इस तरीके से कोमा लगना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पूरा चीजें नहीं लिखा, ये मैं समझा रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से चीजें हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे कोमा के बाद क्या लिखा हुआ है, स्कोप रेजुलेशन ए, तो यहाँ 30 और इसके बीच में कोमा, फिर इसके बाद देखो यहाँ कोमा है और यहाँ पे क्या, सम। अब लास्ट में सम जो दिखाना है उसमें क्या दिखाना है तुम्हें, जो लोकल वेरिएबल है
उसका वैल्यू को जोड़ना है और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका वैल्यू को जोड़ना है। तो 30 + 15 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा 45। तो ये तुम्हारे पास आउटपुट देखने को मिल रहे होंगे जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है, साफ साफ आप देख सकते हो। इतना चीज समझाने का एक मकसद था कि तुम्हें डिफिनेशन के साथ साथ जो चीजें एग्जाम्पल में लिखी गई है उसका भी क्लैरिटी आ जाए दिमाग में। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे कुछ और फंक्शन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार 1-2 मार्क्स में इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। ठीक, तो भैया वो कौन सा है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैंने बात करा है नेस्टेड फंक्शन के बारे में। ठीक है, उसी तरीके से आगे आपको पढ़ाएंगे नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप, नेस्टेड फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ नहीं, जब भी किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया जाए तो जो बनेगा उसी को क्या कहेंगे? नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। डिफिनेशन सुनना चाहोगे इंग्लिश में? तो क्या लिखा हुआ है? द फंक्शन दैट कंटेन्स इनसाइड अदर फंक्शन इज कॉल्ड एज नेस्टेड फंक्शन। या फिर इसी को कई बार कहा जाता है फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड एज नेस्टेड फंक्शन। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए और ये किसी सेट में है और इसको दूसरे सेट में जाकर के डाल दो, तो जिस सेट में डाले हो क्या बन जाएगा? तुम्हारा नेस्टेड सेट। उसी तरीके से किसी फंक्शन के अंदर अगर दूसरे फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो तो जो फंक्शन फाइनली बन करके आएगा दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। इससे ज्यादा याद नहीं रखना। चलो अब आगे आ जाओ कमेंट के बारे में। तो भैया कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली जब भी प्रोग्राम आप करते हो और जब भी इलीगल लाइन मिल जाते हैं, इलीगल स्टेटमेंट मिल जाते हैं या गलत स्टेटमेंट मिल जाते हैं, ठीक है, जिसे कंपाइलर अपने थ्रू कुछ चीजें नहीं कर पाता है, सीधा समझो कि प्रोग्राम के अंदर वे सारी लाइनें जिसे कंपाइलर समझ ही नहीं पाता है या कुछ चीजें गलत मिल जाती हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? कमेंट बोलेंगे। सॉरी, हाँ, जो भी चीजें हैं उसी को। अब सिंगल लाइन कमेंट होती है और एक मल्टीपल लाइन कमेंट होती है, दो तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, अब भैया जो गलत हो रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग जो चीजें आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो कुछ चीजें गलत होंगी, ठीक है, तो कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। तो जब भी प्रोग्रामिंग में अगर कंपाइलर सिर्फ एक लाइन को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, तो जब भी एक लाइन प्रोग्रामिंग का इग्नोर किया जाए तो उस समय जो हम बोलेंगे उसे बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन कमेंट। अब देखो सिंगल लाइन कमेंट को हर जगह इसकी डिफिनेशन या इसको लिखना काफी ज्यादा जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसी के लिए इसका एक नोटेशन बनाया गया है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, 2 बार स्लैश का सिंबल लगाते हैं साथ में। ठीक है, तो जब भी 2 बार स्लैश का सिंबल लगे हो साथ में तो ये दिखाता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? सिंगल लाइन कमेंट की बात कर रहे हो। ठीक, इसका जस्ट उल्टा होता है क्या? इसका जस्ट उल्टा होता है तुम्हारा मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट में मतलब प्रोग्रामिंग में आप जब भी चीजें लिखो और उस समय अगर जो कंपाइलर है एक बार में मल्टीपल लाइन को इग्नोर कर दे तो इस तरह के कमेंट जो होंगे उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल लाइन कमेंट कहेंगे। अब इसको जो जनरली डिनोट किया जाता है वो स्लैश स्टार डॉट 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 स्टार स्लैश के साथ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये सिंबल को याद रखोगे। सुनो, ये लास्ट ईयर पूछा गया सिंबल है, ठीक है जी। बोला था कि विच सिंबल इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो मिल जाएगा। मैं एनालिसिस करते रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप जाकर के एक बार देखना, पिछले 2-3 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जाकर के देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे एनालिसिस करना है मैंने बताया था आपको। मैंने बताया था कि आपकी एग्जाम कैसे हो रही है? ऑड ईयर में हो रही है। ऑड ईयर मतलब 25 जो है ऑड नंबर है, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ऑड ईयर से रिपीटेड होंगे। जैसे मान लो तुम्हारी एग्जाम अगर 2025 में है तो तुम्हारी क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू से उठाया जाएगा तो कौन कौन से साल से उठाए जाएंगे? 2019 से उठाया जाएगा, 2017 से उठाया जाएगा, 2013 से उठाया जाएगा, 2015 से उठाया जाएगा, 2021 से उठाया जाएगा, 2023 से। इसी तरीके से क्वेश्चन जनरली जो एग्जामिनर होता है उठाता है और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू करके गए और सारे क्वेश्चन बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो तुम्हें अलग से चीजें पढ़ करके भी जाना है। और सुनो, मैं चीजें तो जो चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसे पढ़ लो, काफी ज्यादा नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए क्रिस्प चीजें छाट करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नोट्स अगर देखे ना इस चैप्टर का तो अगर आप 90 रुपये वाला कॉपी लोगे 320 पेज का तो आधा पूरा कॉपी जो है ना इस चैप्टर में जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रिव्यू ऑफ C++ के अंदर आप पूरा वे सारी चीज को रिवाइज करते हैं जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। और मैं यहाँ पे उतनी सारी चीजें बताऊँ, इतने टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, ठीक है भैया। तो इसलिए यहाँ पे सारी चीजें वही है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, तो यहाँ पे 2 तरह की कमेंट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब कुछ यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे टर्मोलॉजी है या फिर जनरली ये जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैर, लॉन्ग, डबल, इंट, फ्लॉट, स्ट्रिंग, यस यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखा गया है,
इसके जितने भी फर्स्ट लेटर है कैसे हैं, कैपिटल। लेकिन याद रखना ये सारे के सारे कीवर्ड होते हैं, और आपको पता है कि जो भी कीवर्ड होते हैं ना, ये हमेशा लिखा जाता है लोअर केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो आप इसको जब भी कॉपी में अगर लिख रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो, तो जितने भी ये सब जो कैपिटल लेटर यूज करे गए हैं, जितने भी जो अपर केस यूज किए गए हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। जब भी आप कॉपी में लिखोगे तो छोटा अक्षर में लिख लेना। यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसको सुनो। अब यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कैर, लॉन्ग, डबल, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, अब इसके साइज कई बार तुमसे पूछ लेता है। ठीक, इसकी साइज क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो साइज कैसे लिखोगे आप? तो देखो यहाँ कैर का मतलब होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। इसका पूरा नाम क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। इसकी साइज होती है 1 बाइट, और इसे जब भी लिखा जाएगा तो डबल कोट में, सॉरी सिंगल कोट में लिखा जाएगा। ठीक है जी, सिंगल कोट में। जैसे मान लो कोई एक लेटर लिख लेता हूँ, कोई एक अक्षर लिख लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ आर। ओके, और अगर इसको हमको दिखाना है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, तो आर लिख करके इसमें सिंगल कोट लगाएंगे। सिंगल कोट का मतलब समझते हो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ओके, फिर उसी तरीके से आता है लॉन्ग। अब लॉन्ग जो होता है, इसका साइज होता है 4 बाइट। मतलब कुछ चीज़ें आप लिख रहे हो, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे अपना नाम RAJU, तो एक अक्षर के लिए कितना आएगा, 4 बाइट। तो यहाँ पे 4 अक्षर है, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, 16 बाइट। तो इसकी पूरे साइज हो गई किसकी, इस पूरे राजू नाम की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। उसी तरीके से आगे है इंट। इंट के लिए होता है 2 बाइट। इंट का पूरा मतलब होता है इंटीजर कांस्टेंट। भैया इसका काम क्या है, तो सुनो। इंटीजर कांस्टेंट की जब भी हम बात करेंगे, तो ये हमेशा आपको दिखाता है प्रोग्राम के अंदर गोटा नंबर को। अब भैया गोटा नंबर क्या है? डेसिमल का मतलब मैथ वाले बच्चे जनरली समझते हैं कि कोई भी नंबर है उसमें पॉइंट लगा हुआ है, जैसे 2.4। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर आप ये कॉन्सेप्ट मत लगाना। यहाँ डेसिमल का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन ना हो, मतलब पॉइंट ना हो। विदाउट फ्रैक्शन वाला या विदाउट पॉइंट वाला नंबर को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। जैसे 1 2 3, समझ रहे हो, 2005, ये सब क्या है, देखो इसमें पॉइंट कहीं है, नहीं है। तो जब भी इस तरह के नंबर हमें शो करना हो कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर, तो हम कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे, इंटीजर कांस्टेंट को यूज करेंगे। और याद रखना, इसमें जो साइज होती है 2 बाइट की होती है। जैसे मान लो यहाँ पे 2005 लिखा हुआ है, तो 2 के लिए यहाँ पे आएगा 2 बाइट, 0 के लिए आएगा 2 बाइट। मतलब जितने अक्षर हैं, हर एक अक्षर के लिए 2 2 बाइट आएंगे। तो यहाँ 4 अक्षर है देखो, तो 4 के लिए यहाँ कितना हो गया, 8 बाइट। समझ में आया बात? तो इस तरीके से इसका साइज निकालने का तरीका होता है ये। चलो अब इसी तरीके से फ्लोट की बात करते हैं हम। तो फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। इसका पूरा नाम क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब ये देखो इसका जो साइज होता है ये 4 बाइट का होता है। अब इसका काम हम कब लेते हैं, मतलब इसको काम में कब लेते हैं, ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो सुनो, मैंने आपको बताया कि इंटीजर कांस्टेंट का काम क्या है, जब भी आपको गोटा नंबर दिखाना हो तब ये काम आता है। लेकिन कई बार तुम्हें फ्रैक्शनल नंबर भी दिखाना हो, जैसे मान लो अगर आप किसी क्लास के या किसी स्कूल के एवरेज मार्क्स अगर बच्चों का निकालना चाहते हो, तो एवरेज मार्क्स इसका मतलब है कि वो पॉइंट में आएगा। ओके, और पॉइंट में जब आएगा तो आप वहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट को तो यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो 87.5 लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे तो इंटीजर नहीं कर पाओगे ना, यहाँ पे तो ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को जब भी आपको लिखना हो, फ्रैक्शनल वैल्यू को जब भी लिखना हो, तो आप कौन सा यूज करेंगे, फ्लोट कांस्टेंट को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल। तो देखो फ्लोट कांस्टेंट जो होता है या फ्लोटिंग कांस्टेंट जो होता है, इसमें आप दोनों तरीके के चीजें लिख सकते हो। डेसिमल वैल्यू को भी लिख सकते हो और फ्रैक्शनल वैल्यू को भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो एक आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसकी साइज होती है 1 बाइट, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाइट भी रखता है। किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। भैया नल कैरेक्टर तुम्हें प्रोग्राम में जनरली स्लैश के साथ 0 देखने को मिलेगा। ठीक, उसी तरीके से स्लाइस के साथ और भी चीजें देखने को मिलेगी जो कि पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे आपको स्लाइस के साथ ए देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है अलर्ट बेल। क्या होता है, अलर्ट बेल। ठीक, उसी तरीके से स्लाइस के साथ टी देखने को मिलेगा, स्लैश के साथ तुम्हें 0 देखने को मिलेगा, स्लैश के साथ एन देखने को मिलेगा, स्लैश के साथ एफ देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखो स्लैश के साथ एफ अगर है तो इसका मतलब होता है फॉर्म फीड। क्या होता है, फॉर्म फीड। ठीक, स्लैश के साथ एन है तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन या फिर ब्रेक द लाइन। स्लैश के साथ 0 है तो इसका मतलब होता है तुम्हारे पास ये नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर। ठीक, और अगर तुम्हारे पास स्लैश टी है तो इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टेब। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टेब। समझ में आई बात? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, ये सारी बात कई बार आ जाता है लिखने के लिए। हॉरिजॉन्टल टेब,
और एक चीज और तुम्हें देखने को मिलेगी स्लैश भी। तो स्लैश भी का मतलब होता है वर्टिकल टैब, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? वर्टिकल टैब। तो इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। चलो अब आगे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरीके से ये पीडीएफ जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी आगे जो भी चीजें हैं ये ऑलरेडी समझा दिया गया है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और सी प्लस प्लस कीजिए। तो देखो 4 ऑप्शन है। इसमें कई सारे बच्चे जो है ना पूछ रहे थे कि भैया आप तो पढ़ाए थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे भैया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए थे, ठीक है, होता है, लेकिन इसको और डीपली अगर आप समझोगे ना तो ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सी प्लस प्लस जो है कैसा होता है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब आपको अगर रिसर्च करना हो ना तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सर्च इंजन है, आप जाकर के सर्च कर लिया करो यार, इतना परेशान होने का क्या जरूरत है, हाँ। चलो, तो एक ही क्वेश्चन था जिसपे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अब नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो गया। और खुशी की बात ये है कि ये चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर मात्र हम लोगों ने 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर बोले तो 2.5 से 3 घंटे में पूरा का पूरा हम लोगों ने चैप्टर खत्म कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि मास्टर बहुत धीरे पढ़ाता है, वीडियो में मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और फास्ट पढ़ानी चाहिए। तो आप 2x पे देख सकते हो, समझ में आई बात? आप 2x पे देख सकते हो, 1.5 पे देख सकते हो, और किसी को स्पीड लगे तो 0.5 पे देख सकते हो, आपकी चॉइस। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहो, मचाते रहो। एग्जाम से डरना नहीं है, फोड़ना है एग्जाम को, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।